डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग की। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर्म ए सोसाइटी बाय पुलिंग इन देयर रिसोर्सेज वॉलंटरी फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो पूल बनाते हैं, यानी एक ग्रुप बनाते हैं और अपने रिसोर्सेज को वॉलंटरीली यानी ऐच्छिक रूप से, अपनी स्वतंत्र रूप से, अपनी इच्छा अनुसार वो उनका यूज करते हैं। बट इंडिविजुअल फॉर्म्स रिमेन इंटैक्ट, यानी यहाँ पर जो उनके इंडिविजुअल फॉर्म्स होते हैं वो कोई सोशल ऑनरशिप का कंसेप्ट नहीं होता है। वो एक सोसाइटी बनाते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। एंड हेल्प इन व्हाट? सोसाइटीज हेल्प्स द फार्मर्स टू प्रोक्योर ऑल इम्पोर्टेंट इनपुट्स ऑफ फार्मिंग एंड टू सेल द प्रोडक्ट्स इन मोस्ट फेवरेबल टर्म्स। देखिए, एक सोसाइटी है, सोसाइटी बनाई उन्होंने, ग्रुप बनाया और फार्मर्स ने, उसमें मेंबर्स होंगे, उनके अपने इंडिविजुअल जो फार्म्स है वो इंटैक्ट रहते हैं। बट कुछ कॉमन सर्विसेज होती है, उनको ध्यान में रखते हुए सोसाइटी फार्मर्स को प्रोवाइड करती है। जैसे जो भी इनपुट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, हाई यील्डिंग सीड्स हैं, उनको सोसाइटी फार्मर्स को प्रोवाइड कराती है ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। इसी तरह से फार्मर्स को रेट अच्छे मिले उनके प्रोडक्शन के, उनका जो प्रोड्यूस है, जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं, जो प्रोड्यूस किया है, उसका अच्छा रेट मिले, तो सेल आउट करने में भी सोसाइटी उनको हेल्प करती है। इसी तरह से जो प्रोसेसिंग होती है ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उनको भी चीपर रेट्स पर जो प्रोसेसिंग वो हो सके, उसमें भी कोऑपरेटिव फार्मिंग में कोऑपरेटिव सोसाइटीज फार्मर्स को हेल्प करती है। बेसिकली द कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज originated over century ago and it is most successful in many European countries like Denmark, Netherlands, Belgium, Sweden and Italy। ये स्टूडेंट्स, डेनमार्क में तो ये मोस्ट सक्सेसफुल रहा क्योंकि इसमें प्रत्येक फार्मर जो है इसका मेंबर होता है और जो सुविधाएं उनको सोसाइटी प्रोवाइड करती है उसका वो बेनिफिट लेते हैं। तो ये यहाँ पर देखें, एक जो इसका मेन फीचर है वो एक कॉमन सोसाइटी, वो केवल सर्विस प्रोवाइड करती है और उनके जो रिसोर्सेज है वो वॉलंटरीली वो उसको साझा करते हैं फार्मर्स, और उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो एक तरह से इंटैक्ट बनी होती है, उनके पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव फार्मिंग की। कलेक्टिव फार्मिंग का जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है? सोशल ओनरशिप ऑफ द ऑल मीन्स, यानी जो मीन्स से जो साधन होते हैं उनकी सोशल ओनरशिप, यानी उसका कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं है, सोसाइटी ओनर है। और इसमें कलेक्टिव लेबर होती है और इसको मॉडल ऑफ कोलकोज भी कहा जाता है क्योंकि इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन सोवियत यूनियन। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा सोवियत यूनियन के बारे में, डिसइंटीग्रेशन हुआ 90s में। पर्पज क्या था? पर्पज ये था कि इसके जो प्रीवियस मेथड्स है एग्रीकल्चर के, उनकी इफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके ताकि सोवियत यूनियन क्या हो सके? सेल्फ सफिशिएंट हो सके, किसी के ऊपर उसको डिपेंड ना होना पड़े। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं यूज टू पूल इन ऑल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइव स्टॉक एंड लेबर, यानी जितना भी उनका मीन्स होता है उनको एक जगह उनकी पूलिंग होती है, उसको गवर्नमेंट यूज करती है, उनके रिसोर्सेज को गवर्नमेंट जो होती है वो एक तरह से ओनर होती है। फार्मर्स अलाउड टू रिटेन वेरी स्मॉल प्लॉट्स टू ग्रो क्रॉप्स इन ऑर्डर टू मीट देयर डेली नीड्स। उनके पास केवल इतने प्लॉट्स होते हैं ताकि वो अपने डेली नीड्स को पूरा कर सकें। रेस्ट ओनरशिप पूरी तरह से गवर्नमेंट के पास होती है, जिसको सोशल ओनरशिप कहा जाता है। एंड गवर्नमेंट के द्वारा ईयरली टारगेट्स जो होते हैं वो सेट कर दिए जाते हैं और जो रेट्स होते हैं प्रोडक्शन के, जो प्रोड्यूस होता है उसको किस रेट पर बेचना, उसकी फिक्स प्राइस कर दी जाती है। प्रोड्यूस वाज आल्सो सोल्ड टू द स्टेट एट द फिक्स प्राइस, यानी फिक्स प्राइस पर स्टेट को ही अपने प्रोड्यूस बेचे जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं। बट जो सरप्लस या एक्सेस प्रोडक्शन होता है उसको या तो मार्केट में सेल आउट किया जाता है या फिर उसको जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के या आपकी
सिस्टम के उसको वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट ये जो सिस्टम था ये क्योंकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, सेंट्रलाइज मीन्स जो सरकार होती थी, जो गवर्नमेंट होती थी, वो पूरे निर्णय लेती थी, किसी को अपने अधिकार नहीं थे उस तरह से निर्णय लेने का। तो ये जब डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, तो इसको भी मॉडिफाई कर दिया गया, जो कलेक्टिव सिस्टम था उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है पूरी तरह से। और आज क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नियमों के अनुसार कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे मॉडिफिकेशन उसके अनुरूप हुए हैं। आई होप आपको इससे थोड़ा समझ में आया होगा और ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं माइनिंग। स्टूडेंट्स, माइनिंग क्या होती है? देखिए, माइनिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। उसके डेवलपमेंट फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर माइनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, मेथड्स। डेवलपमेंट, देखिए जो माइनिंग का जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स, वो एंशिएंट टाइम से जुड़ा है। डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। आपने कई सारे टर्म्स सुने होंगे हिस्ट्री में भी, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ दिस। तो बट इसका जो यूज था वो केवल यूज टू फॉर मेकिंग टूल्स, यूटेंसिल्स एंड वेपन्स। जो उस समय मिनरल्स थे उनका केवल इसके लिए ही यूज किया जाता था। बट एक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है वो होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, यानी मिनरल्स का यूज होना, उसका डेवलपमेंट होना, उसकी माइनिंग लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इसकी शुरुआत होती है। देन फैक्टर्स, 2 तरह के फैक्टर्स हैं, फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो इन्फ्लुएंस करते हैं माइनिंग को। देन फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स, साइज ऑफ डिपॉजिट्स, यानी जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं उनका साइज, उनका ग्रेड एंड मोड ऑफ अकरेंस, यानी उनकी प्राप्ति का एक जो तरीका क्या है, उसका मोड क्या है, वो डिपेंड करता है। सरफेस पर उसकी प्राप्ति हुई है या डीप अवेलेबिलिटी है उसकी, ये पर उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के भी ये बेसिक पिलर्स है। डिमांड नहीं है तो डिमांड के बिना डेवलपमेंट होना मुश्किल है। इकोनॉमी का रोल है डिमांड एंड सप्लाई का। टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। आप देखेंगे इंडिया में बहुत ज़्यादा मिनरल रिच स्टेट होने के बावजूद भी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल पर यूज नहीं होती है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बहुत सारे ऐसे, इवन J&K भी कहेंगे, यहाँ पर भी कोल के अच्छे खासे डिपॉजिट्स हैं। कैपिटल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कैपिटल जो है एक अन्य फैक्टर है। एंड देन है लेबर एंड ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट सुविधाएं होंगी, चीपर लेबर मिलेगी, वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो माइनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन नेक्स्ट है मेथड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा मेथड्स जो है वो अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, या तो सरफेस अवेलेबिलिटी होगी, अकरेंस होगी, या अंडरग्राउंड यानी डीप अकरेंस। 2 तरह से सरफेस माइनिंग को हम कहते हैं ओपन कोस्ट माइनिंग। ये चीपेस्ट भी होती है और ये आसान होती है। इसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और इसमें लो कॉस्ट होती है। तो सरफेस पे इसकी माइनिंग होती है। देन अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, जिसको डीप अगर डिपॉजिट्स हैं तो उसके लिए अंडरग्राउंड, यानी जिसको साफ्ट मेथड भी कहते हैं। साफ्ट का यूज किया जाता है, वर्टिकल साफ्ट होती है, उसको अंदर ले जाया जाता है उसको, और उसके माध्यम से सरफेस तक मिनरल्स को लाया जाता है, देन उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये स्टूडेंट्स, माइनिंग के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई है, जैसे वहाँ पर फायर जल्दी से लग जाती है, क्योंकि उसके साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। रिस्क क्या है, क्योंकि जैसे मीथेन, माइनिंग जो सेक्टर है वहाँ पर मीथेन गैस निकलती है, मीथेन जल्दी से इनफ्लेमेबल होती है, उसको जल्दी से आग लग जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम, यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं आप डेली सुनते रहते हैं। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स भी माइनिंग सेक्टर के साथ जुड़ी है। आई होप आपको इससे ये टॉपिक क्लियर
हुआ होगा। थैंक यू।